कौन थे भगत राम तलवार, जिसने हिटलर को बनाया था बेवकूफ? जाने कैसी थी उनकी कहानी। जासूसों की दुनिया बड़ी अजीब होती है। वो इतनी सटीकता से काम करते हैं कि उनकी हर हरकत के बारे में दुश्मनों को तो क्या, उनके बाएं हाथ तक को पता नहीं लगती है। लेकिन देश के लिए जज्बा ऐसा होता है कि अगर किसी दुश्मन के शिकार हो भी जाएं तो मरते दम तक कभी अपने देश की खुफिया जानकारी नहीं देते हैं। आज हम आपको भारत के ऐसे ही एजेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक साथ एक या दो नहीं बल्कि 5 देशों के लिए काम करते थे। कहा जाता है कि वो जासूसों के बाप थे और शायद यही कारण है कि उनको 6 नामों से जाना जाता था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र और धुरी देशों ने एक दूसरे की जासूसी के लिए कई जासूस बनाए थे। उनका मकसद एक दूसरे की खुफिया जानकारी हासिल करना था। ऐसे ही एक जासूस को ब्रिटेन ने बनाया था। उस जासूस का खुफिया नाम सिल्वर था। कहा जाता है कि ये इतना तेज तर्रार था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने हिटलर तक को मूर्ख बना दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है। उस वक्त युद्ध ब्रिटिश राज और कॉमनवेल्थ के देशों और नाजी और उनके इटली साझेदार के बीच चल रही थी। इस दौरान रूस और अमेरिका इस युद्ध से दूर थे। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले पीटर फ्लेमिंग नामक शख्स ने सिल्वर की नियुक्ति की थी। दरअसल सिल्वर का असली नाम भगत राम तलवार था। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि पीटर फ्लेमिंग के भाई इयान फ्लेमिंग ने ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जासूसों की कहानी को देखते हुए मशहूर किरदार जेम्स बॉन्ड की रचना की थी। बता दें कि इसे ही 007 के नाम से जाना जाता है। मशहूर लेखक और पत्रकार मिहिर बोस ने अपनी किताब सिल्वर द स्पाई हु फूल्ड द नाइजीज ने रहमत खान उर्फ भगत राम तलवार के बारे में खुलासा किया था कि भगत राम ने सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन पहुंचाया था। 22 फरवरी 1941 की बात है। एक क्लीन शेव शख्स काबुल में इटली दूतावास तक पहुंचा और वहां दरवाजे पर खड़े होकर गार्ड से कहता है कि वो एक खानसामा है और उसे राजदूत के लिए काम करने को भेजा गया है। दरअसल भगत राम को बॉस को भारत से भगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो उसी को अंजाम देने के लिए लग गए थे। कपड़ों और शक्ल सूरत से तो वो शख्स एकदम अफगान लग रहा था, तो गार्डों को कोई शक नहीं हुआ। उसे अंदर जाने दिया गया। राजदूत उसे देखकर खुश तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उस शख्स ने बताया कि उसे अफगान में एक जर्मन कंपनी सीमेंस के हेड हेयर थॉमस ने भेजा है। इस पर राजदूत ने पूछा किस लिए? तब भगत राम ने कहा कि मुझे नहीं पता, कि मुझे बस आपको देखने के लिए भेजा गया है। इस जवाब के बाद इटली के राजदूत समझ गए कि ये कोई आम अफगान नहीं है। इसके बाद राजदूत ने वहां बैठे लोगों को जाने के लिए कहा और कहा कि मेरा नाम पीटर क्योरिनी है और मैं इटली का राजदूत हूं। जब शख्स ने राजदूत को बताया कि उसका नाम रहमत खान है और वो ना तो कोई रसोइया है और ना अफगानी है, बल्कि वो एक भारतीय है और वो सुभाष चंद्र बोस को काबुल लाना चाह रहे थे, वो इसके लिए इटली के मदद चाह रहे थे। इसके बाद बोस रहमत खान की मदद से भारत से भागकर काबुल पहुंच गए। करीब 1 महीने काबुल की सड़कों की खाक छानने के बाद इटली के राजदूत की मदद से अफगानिस्तान से निकलकर जर्मनी पहुंच गए। आपको बता दें कि क्योरिनी से मीटिंग के बाद तलवार बहुत मशहूर हो गए थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे महंगे जासूसों में शुमार हो गए थे। 1945 तक इन्होंने इटली, जर्मनी, रूस, जापान और ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी, लेकिन असल में वो कट्टर भारतीय थे। देश के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार थे। कुछ महीनों तक इटली के लिए काम करने के बाद भगत को जर्मनी भेजा गया था। नाजियों ने उन्हें जासूसी की ट्रेनिंग देकर फिर से काबुल भेज दिया। 1941 से 1945 के बीच सिल्वर ने पैदल ही 12 बार काबुल की यात्रा की। जर्मन ने उन्हें काबुल में एक किराए का फ्लैट दिलाया था। उन्हें करीब 2.5 मिलियन भी दिए गए, जिसका इस्तेमाल भगत ने पैसों की तंगी से जूझ रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मदद के लिए की। लेकिन दिल से कम्युनिस्ट सिल्वर यानी भगत की इच्छा नाजियों और इटली की मदद की कतई नहीं थी, तो उन्होंने हिटलर और इटली को झूठी जानकारियां देना शुरू कर दी। उस दौरान इस तरह की जानकारी को चेक करने का कोई तरीका नहीं होता था। इस दौरान सिल्वर एक बार फिर अपने पुराने बॉस फ्लेमिंग से मिलते हैं
उन्होंने एक अफगान की मौत की शायद झूठी कहानी सुनाते हैं, जिस पर फ्लेमिंग विश्वास भी कर लेते हैं। इस यात्रा के दौरान सिल्वर ने अपने जर्मन रहनुमाओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो काबुल में रहकर जापानी अताशे इनोयू से उन्हें मिलवाएं। जापानी अताशे ने भी क्यूरोनी की तरह भगत के झूठ को सच मान लिया। इस दौरान जापान भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था। इसी दौरान फ्लेमिंग ने सिल्वर को डबल एजेंट बनने के लिए राजी कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सिल्वर गायब हो गए। इसके बाद 1947 में भारत भी आजाद हो गया। देश के बंटवारे के दौरान सिल्वर को यह अंदाजा था कि वो पाकिस्तान में एक हिंदू बनकर नहीं रह सकते, इसीलिए वो भारत आ गए। इस दौरान उन्होंने जासूसी के दौरान मिले करोड़ों रुपयों को लेकर भारत पहुंच गए। सिल्वर उर्फ भगत का 75 साल की उम्र में 1983 में निधन हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।